बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पुराने खिलाफ राय के साथ मैं हूँ खार काज़मी। एक तेरे आने से पहले, एक तेरे आने के बाद, तब्दीली से पहले 1 करोड़ नौकरियां देंगे। तब्दीली के बाद खुद को तबाह करना हो तो फिर सरकारी नौकरी कर लें। तब्दीली से पहले 50 लाख घर बनाएंगे और तब्दीली के बाद सुकून सिर्फ कब्र में मिलता है। तब्दीली से पहले बैरून मुल्क से 200 अरब डॉलर लाएंगे और तब्दीली के बाद रेकोडिक से सोना निकालकर मुल्क की तकदीर बदलेंगे और कर्जे उतारेंगे। सरकारी नौकरी दे दो। मैं कहा क्यों सरकारी नौकरी चाहिए? बस ये पेंशन लग जाएगी, आएगी, काम करो या ना करो की तनख्वाह मिल जाएगी। ये जो रास्ता होता है तबाही का रास्ता है। सिर्फ जो 2 काने हैं, 14 हैं वहां सोने और तांबे की काने रेकोडेक में, 2 के अंदर सिर्फ नफा इतना है कि हम जितना बैरून मुल्क कर्जा वो अदा कर सकते हैं। इंसान बन ही नहीं सकता जो डरता है, हारने से डरता है। जलील कर देंगे जी मुझे, मैं उससे खौफजदा होता है। लोग मुझे क्या कहेंगे? वो भी अल्लाह ने कहा जो मर्जी करो। शाम को मीडिया पे आपने जो मर्जी कहना इमरान खान के मुतालिक, इज्जत वो देने वाला है। कोई इंसान आपकी इज्जत नहीं ले सकता, कोई आपको जलील नहीं कर सकता। तब्दीली से पहले दावा था कि करप्शन खत्म कर देंगे और करप्ट लोगों को उल्टा लटका देंगे। तब्दीली के बाद रिश्वत के रेट ही डबल हो गए। तब्दीली से पहले महंगाई पर काबू पा लेंगे और तब्दीली के बाद मेरा तो 2 लाख तनख्वाह में भी गुजारा नहीं होता। तब्दीली से पहले IMF से कर्ज नहीं लेंगे। तब्दीली के बाद IMF से कर्ज न लेते तो डिफॉल्ट हो जाते। तब्दीली से पहले मुश्किल वक्त खत्म होने वाला है और तब्दीली के बाद कौम को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। तब्दीली से पहले दुनिया भर में सब्ज पासपोर्ट की इज्जत कराएंगे और तब्दीली के बाद आवाम को आटा, चीनी, घी और दालों के लिए राशन कार्ड देंगे और राशन की लाइन में लगाएंगे। तब्दीली से पहले हमारा मुकाबला दुनिया से है और तब्दीली के बाद हमारा मुकाबला अपने ही माफिया से है। तब्दीली से पहले नौजवान हमारे मुल्क का सरमाया है, उन्हें रोजगार देंगे और तब्दीली के बाद रोजगार देना हुकूमतों का काम नहीं होता। तब्दीली से पहले हुकूमत ने जितने वादे और दावे किए, आज ना वो दावे पूरे हो रहे हैं और ना ही वो वादे कहीं नजर आ रहे हैं। तब्दीली से पहले सोशल मीडिया जिंदाबाद और तब्दीली के बाद आज सोशल मीडिया को कंट्रोल करने के लिए कवानीन बन रहे हैं। तब्दीली से पहले मीडिया बहुत अच्छा लगता था, तब्दीली के बाद इस मीडिया को न देखे न सुने। तब्दीली से पहले आवाम को रिलीफ देने के वादे, पेट्रोल, बिजली, गैस सस्ती करने के दावे और तब्दीली के बाद हर तरफ महंगाई ही महंगाई। तब्दीली से पहले हाँ साहब ये कहते थे कि वो इस मुल्क की सिम दुरुस्त कर लेंगे, इसे खुशहाली के रास्ते पर डाल देंगे और तब्दीली के बाद हुकूमत की अपनी सिम का पता नहीं चल रहा कि वो कहाँ जा रही है, किस तरफ जा रही है। तो हुक्मरान जमात उन तमाम दावों और वादों से यूटर्न ले चुकी है और तब्दीली के सबसे ज्यादा झटके तब्दीली की ख्वाहिश रखने वालों को लग रहे हैं। आजकल महंगाई खत्म करने के दावे किए जा रहे हैं लेकिन महंगाई खत्म नहीं हो रही। करप्शन खत्म करने चले थे लेकिन महंगाई अवाम के गले में तोक की तरह डाल दी गई है। अब एक दावा यह किया जा रहा है कि रेकोडेक के सोने से कर्जा उतारेंगे। तो लगता यूं है कि हुकूमत के पास दावों वादों की कोई कमी नहीं। लोग ये कहने लगे हैं कि जिंदगी है या कोई तूफान है, हम तो तब्दीली के हाथों मर चले। प्रोग्राम में और भी मौजूद शामिल हैं, देखते हैं हाईलाइट। आप डिफेंड करते हैं कि दुरुस्त फैसला था या क्रिटिसाइज करते हैं कि मैं तो गलत इस चीज फैसला? के हक में नहीं हूँ। गलत किया गया? मैं नहीं समझता कि हमें डॉलर फेंकने चाहिए मार्केट में अपना करेंसी मजबूत रखने के लिए। सर एक सवाल और पूछ लूँ, फिर मैं आपको ज्यादा इस पे, क्योंकि आपके साथी वजीर है, आप उन पे ज्यादा बोलना नहीं चाहेंगे। इज देयर एनी अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस कि अगर 7 अरब डॉलर बेचना जुर्म था पाकिस्तान के पैसों को, तो फिर 5 अरब डॉलर बेचना भी जुर्म है? ये जो अवाम के अफरात ज़र की मुश्किलात पेश आई हैं, ये रेल हैं, हम इस बात का इतराफ़ करते हैं। लेकिन जिस किस्म की गुफ्तगू ज़ुबैर साहब कर रहे हैं और जो नक्शा ये पाकिस्तान की मईशत का इनके दौरे हुकूमत में पेश कर रहे हैं, मुझे इससे सख्त इख्तलाफ है, क्योंकि ये इनकी शॉर्ट टर्म और लिमिटेड इकोनॉमिक पॉलिसी की वाज़े अक्कासी है। उनकी कुल डिमांड ये है कि नवाज शरीफ को लंदन जाने दो, उनकी कुल डिमांड ये है कि शहबाज को लंदन डाले दो। वो रियायतें और सहूलतें और गैर मुल्की दौरों से अलावा बाहर नहीं निकले हुए।
پیپلز پارٹی بھی میڈیا کھیل رہی ہے. فضل الرحمان اس دفعہ ان کو اسلام آباد نہیں آنے دیا جائے گا. اس دفعہ اگر وہ دھرنا دینے کے لیے آئیں گے تو وہ دھر لیے جائیں گے. یہ وہی بات ہے جو صاحب ہم بھی کہتے رہتے ہیں کہ سسٹم جو ہے وہ سپورٹ نہیں کر رہا پرائم منسٹر عمران خان کے اکاؤنٹیبلٹی کے تصور کو. سسٹم سپورٹ نہیں کر رہا, سسٹم پکڑ نہیں رہا. کہیں نہ کہیں ایسے معاملات ہو جاتے ہیں کہ بندے نکل جاتے ہیں, چپ کر کے سلپ ہو جاتے ہیں. تو یہی اسد عمر صاحب کہہ رہے تھے. تو میں نے کہا میڈیا کے کوئی فرق نہیں پڑتا, میڈیا کے اوپر کوئی بھی تنقید ہو. محمد صاحب یہ خان صاحب کافی ناراض لگتے ہیں میڈیا سے. میڈیا وہ سمجھتے ہیں کہ اب تو بے شک آپ نے جو مرضی بولنا ہے بولیں, لیکن میری عزت کو کوئی حرج نہیں ہو سکتا چاہے آپ لوگ جو جتنی مرضی تنقید کریں. دیکھیے منصور, میں سمجھتی ہوں کہ جو خان صاحب میڈیا کے اوپر تنقید کرتے ہیں نا, یہ ایکچولی فیئر نہیں ہے. اور اب خبر یہ کہ مسلم لیگ کے رہنما نواز شریف نے لندن جانے والے چودھری نثار سے ملاقات کرنے سے انکار کر دیا. ذرائع کے مطابق مسلم لیگ نون کے رہنما شہباز شریف اور اسحاق ڈار کی کوششوں کے باوجود نواز شریف نے چودھری نثار کے ساتھ ملاقات سے انکار کر دیا. چودھری نثار کے قریبی ذرائع اس بات سے انکار کر رہے ہیں کہ ان کی جانب سے نواز شریف کے ساتھ ملاقات کی کوئی کوشش کی گئی. چودھری نثار نے کل خود بھی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ملاقات کے حوالے سے بات کرنے سے گریز کیا تھا. اب ذرائع کا دعویٰ یہ ہے کہ چودھری نثار سے شہباز شریف اور اسحاق ڈار سمیت لندن میں موجود لیگی رہنماؤں سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور چودھری نثار کو یہ یقین دلا دیا گیا ہے کہ ایک دو روز میں ان کی نواز شریف سے ملاقات کرا دی جائے گی. فی الحال چودھری نثار کے مسئلے پر لیگی کارکنوں, ووٹر اور سپورٹر میں خاصا ریئیکشن دیکھا جا رہا ہے اور لیگی قیادت کا خیال یہ ہے کہ اگر فوری ملاقات کرائی گئی یا فوری ملاقات کی خبر منظر عام پر آئی تو کارکنوں میں رد عمل بڑھ جائے گا, جو پہلے بھی نواز شریف اور مریم نواز شریف کی خاموشی پر سوالیہ نشان اٹھا رہے ہیں. لیگی قیادت اس خاموشی کو کسی طوفان کا پیش خیمہ قرار دے کر جسٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور سسٹم میں تبدیلی کی نوید سنائی جا رہی ہے. یعنی کارکنوں کا مورال بوسٹ کرنے کے لیے یا مورال بوسٹ کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ جلد ہی کوئی بڑی تبدیلی ہونے والی ہے. ذرائع کا دعویٰ یہ کہ نون لیگ کا مفاہمتی گروپ پارٹی کے اندر دڑے بندی کو فروغ دے رہا ہے. مسلم لیگ نون کے جنرل سیکرٹری احسن اقبال نے یوتھ ونگ کے صدور کے لیے عمر کی حد 35 سال مقرر کی, جس کے بعد بہت سارے یوتھ ونگ کے رہنما پارٹی کے عہدوں سے فارغ ہو گئے ہیں اور وہ آوازیں جو یوتھ ونگ کی طرف سے سوشل میڈیا پر سنائی دے رہی تھی وہ آوازیں یا تو سائیڈ لائن ہو گئی ہیں یا پھر غیر فعال کر دیا گیا. کیپٹن صفدر, خرم رحیل اور اب یوتھ ونگ KPK کے عالمگیر شاہ, میاں مدثر نذیر اور عدنان بودلہ سمیت بہت سے لوگ جو سوشل میڈیا پر مسلم لیگ نون کو ایکٹیو رکھے ہوئے تھے وہ سب ان ایکٹیو نظر آتے ہیں. تو سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ ان حالات میں جب مسلم لیگ نون کو ضرورت ہے کہ پارٹی مضبوط رہے تو اس وقت ایسی کیا ضرورت تھی کہ یوتھ ونگ میں اس قدر بڑے پیمانے پر تبدیلیاں کی گئی ہیں اور کارکنان جو کہ قیادت کی خاموشی کی وجہ سے پہلے ہی جن کا مورال کافی ڈاؤن ہے وہ ان تبدیلیوں کو کس طرح لے پائیں گے. تو لگتا یوں ہے کہ نون لیگ کی قیادت کا ایک حصہ مکمل خاموشی کے فارمولے پر گامزن ہے اور مکمل سیز فائر چاہتا ہے. یا تو اس کی وجہ ہو سکتی ہے مریم نواز کے بیرون ملک جانے کی راہ ہموار کرنا کہ اگر مسلم لیگ نون مکمل طور پر خاموش رہے گی تو شاید کچھ حلقوں میں ان کے لیے ہمدردی پیدا ہو سکتی ہے, یا پھر اس کا مقصد یا اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کہیں سے کوئی ایسا اشارہ ضرور ملا ہے جس کے تحت سیاسی ماحول کو بہتر بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور پارٹی کے جتنے ہارڈ لائنر ہیں یا کریٹکس ہیں ان کو سائیڈ لائن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہاں پہ لے کے بریک اور بریک کے بعد واپس آئیں گے اور بھی ہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ہمارے ساتھ ہیں ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کلاسر اور میں خار کاظم. بریک کے بعد حاضر خدمت ہے, آگے بڑھتے ہیں اور گفتگو کر رہے ہیں وفاقی وزیر ریلوے سیاسی معاملات کے اوپر شیخ رشید مولانا فضل الرحمان کے دھرنے اور اپوزیشن کی سیاست کے حوالے سے اپنی پیشن گوئیاں کر رہے ہیں. دیکھتے ہیں کیا فرماتے ہیں شیخ رشید. ہوا ہے جس پہ عوام بھی سوال اٹھا رہی ہے, اپوزیشن اور خاص طور پہ مولانا فضل الرحمان صاحب دوبارہ احتجاج کی باتیں کر رہے ہیں, اپوزیشن کی دوبارہ الائنس کی باتیں ہو رہی ہیں. کیا اس دفعہ آپ کو لگ رہا ہے کہ جو دوبارہ سے ایک دھرنا لانے کی بات ہو رہی ہے, عوامی پروٹیسٹ کی بات ہو رہی ہے, اس میں کوئی جان ہوگی یا ویسے ہی
पहले की तरह ये भी फिजल आउट हो जाएगा? देखें, नून लीग और पीपल्स पार्टी तो हमारी जेब की घड़ी है, वो क्या अपोजिशन करेंगी? उनकी कुल डिमांड ये है कि मरियम को लंदन भेजो, उनकी कुल डिमांड ये है कि नवाज शरीफ को लंदन जाने दो, उनकी कुल डिमांड ये है कि शहबाज को लंदन डाले दो। वो रियायतें और सहूलतें और गैर मुल्की दौरों से अलावा बाहर नहीं निकले हुए। पीपल्स पार्टी भी मीडिया खेल रही है। फजलुर रहमान, इस दफ़ा उनको इस्लामाबाद नहीं आने दिया जाएगा। इस दफ़ा अगर वो धरना देने के लिए आएंगे तो वो धर लिए जाएंगे। मुझे तो ऐसी सियासी सोच नज़र आ रही है। मेरी किसी से बात नहीं हुई, लेकिन मैं क्लियर हेडेड हूँ कि अगर फजलुर रहमान धरना देने आए तो उनको धर लिया जाएगा। और ये अब कोई रियायत नहीं है कि यहाँ आके इस्लामाबाद में आके वो इंतशार फैलाएंगे। सो मेरी सियासी सोच ये है कि इस दफ़ा फजलुर रहमान को वो छूट जो पिछले दौर में मिली थी वो नहीं मिलेगी। बाकी दोनों जब से अपोजिशन की लीडिंग जमातों ने ये पोजीशन ली है कि वो हुकूमत को किसी तहरीक या किसी गैर आईनी तरीके से घर नहीं भेजेंगी, बल्कि इन हाउस तब्दीली की भी कोशिश नहीं करेंगी, तो हुकूमत के कॉन्फिडेंस में इजाफा हुआ है। शेख रशीद का भी कुछ हौसला बढ़ा है कि नून लीग या पीपल्स पार्टी हुकूमत को घर भेजने में इंटरेस्टेड नहीं। हालांकि इसकी वजह कुछ और है। वजह ये नहीं कि अपोजिशन के पास ताकत नहीं या स्ट्रीट पावर नहीं, या अपोजिशन ये नहीं चाहती कि हुकूमत घर चली जाए। अपोजिशन जमातों का ख्याल ये है कि हर गुजरते लम्हे के साथ खान साहब की हुकूमत अनपॉपुलर हो रही है। मईशत हो, महंगाई का मसला हो, गवर्नेंस या डिलीवरेंस का मसला हो, हुकूमत किसी भी मामले में डिलीवर नहीं कर पा रही, और जिसकी वजह से हुकूमत की साख को नुकसान पहुंच रहा है। माशी हालात इतने खराब हैं कि इन हालात में कोई भी सियासी जमात खुद को फौरी तौर पर मुतबादल क़यादत के तौर पर पेश करने से हिचकिचा रही है। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान वो ये समझते हैं कि हुकूमत को जितना वक्त दिया जाएगा हालात मजीद खराब होंगे। सियासी जमातें तो समझती है कि खान साहब की अनपॉपुलर होना, वो जितने अनपॉपुलर होंगे उनको उतना फायदा है। लेकिन मौलाना ये समझते हैं कि हुकूमत को जितना वक्त दिया गया वो मुल्क के लिए भी नुकसानदेह है और लोगों के लिए भी। तो मौलाना के हम ख्याल लोगों या जमातों की तादाद बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी अच्छे खासे लोग हैं। जो मौलाना ने धरना दिया था वो खासा बड़ा धरना था। तो इन हालात में अगर मौलाना हुकूमत गिराने निकलते हैं तो उसका फायदा मौलाना को तो पता नहीं हो या ना हो, लेकिन हुकूमत को उसका एक फायदा जरूर हो सकता है, क्योंकि लोगों की तवज्जो महंगाई और मईशत जैसे हसास मामला से हट सकती है। और उसमें हुकूमत को सबसे ज्यादा जरूरत इसी बात की है कि महंगाई ने जो हुकूमत के ऊपर तनकीद का एक तूफान खोला हुआ है उससे हुकूमत निकल जाएगी। और हुकूमत अगर सियासी गर्द उठती है तो हुकूमत उसका फायदा उठाएगी। तो मेरा तजिया ये है कि शेख रशीद की यह टिप्पणी भी गलत है कि हुकूमत मौलाना को गिरफ्तार करेगी। हुकूमत मौलाना फजलुर रहमान को कभी गिरफ्तार नहीं करेगी। मौलाना अगर निकले तो वो हुकूमत की हेल्प करेंगे। हुकूमत को अपनी मजलूमियत का डंडोरा पीटने का मौका मिल सकता है, वरना इस वक्त तो हुकूमत बंद गली में खड़ी है। अब बात करते हैं इकोनॉमी के हवाले से। हुक्मरान जमात की बड़ी अहम रुकन है मलाइका बुखारी, और उनका भी इकोनॉमी के हवाले से खासा इंटरेस्ट और ग्रिप है। देखते हैं कि वो क्या फरमाती है। मलाइका बुखारी से आप हैं, जहाँ पे आप लोकेटेड हैं, वहाँ आवाम से तो मिलती होंगी ऑब्वियसली। तो हफीज शेख साहब ने जो पिक्चर पेश की है, क्या आपकी आवाम जिसको आप डील करती हैं, आप मिलती हैं, जिनकी कंस्टिट्यूंसी से आप हैं, वो भी एग्री करते हैं, वो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई परेशानी नहीं है? हालांकि हमने पूरे पाकिस्तान में सर्विस कराए, अवाम जो है इतनी परेशान शायद तारीख पाकिस्तान में नहीं हुई, क्योंकि पाकिस्तान का GDP से लेके महंगाई से लेके 10 साल के रिकॉर्ड ब्रेक हुए बदहाली की तरफ, ना कि खुशहाली की तरफ। बैरिस्टर साहब जी थैंक यू कामरान, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू योर शो। देखिए कामरान, हमें इस बात का इतराफ़ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के अंदर ये जो अवाम के अफरात ज़र की मुश्किलात पेश आई हैं ये रेल हैं, हम इस बात का इतराफ़ करते हैं। लेकिन जिस किस्म की गुफ्तगू ज़ुबैर साहब कर रहे हैं और जो नक्शा ये पाकिस्तान की मईशत का इनके दौरे हुकूमत में पेश कर रहे हैं, मुझे इससे सख्त इख्तलाफ है, क्योंकि ये इनकी शॉर्ट टर्म और लिमिटेड इकोनॉमिक पॉलिसी की वाज़े अक्कासी है।
یہ پاکستان کے عوام کو بتا رہے ہیں کہ ہم پاکستان کے بیسٹ اکنامک معاشی سائنٹسٹ تھے. ہم نے اپنے دور حکومت میں پاکستان کی معیشت کو بہترین لیول کے اوپر لے کے گئے, اور پاکستان تحریک انصاف کو ہم نے یونائٹڈ کنگڈم کی یا امریکہ یا چائنا کی اکانومی دی تھی, اور ہمارے آنے کے بعد ہم نے اکانومی کو تباہ کر دیا. ایکچولی اصلیت یہ ہے کہ اپنے دور حکومت کے اندر یہ جس طرح حفیظ شیخ صاحب نے کہا, انہوں نے سمجھا کہ پاکستان کے پاس ایک ڈالر پرنٹ کرنے کی مشین ہے, روپیز پرنٹ کرنے کی نہیں, ڈالر پرنٹ کرنے کی مشین ہے. وہ ہمارے پاس نہ تھی نہ ہوگی. 95 ارب کے فورن لونز, 20 ارب کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ جس کا ڈائریکٹ امپیکٹ آتا ہے انفلیشن کے اوپر, اور اس کے بعد فورن ایکسچینج ریزرو جو یہ 9 ارب کے اوپر لے گئے, یہ پاکستان کے افراط زر کے اوپر اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ آتا ہے. اس کے بعد کامران آپ دیکھ لیجئے, یہ بات کرتے ہیں کہ ہمارے دور حکومت میں ہم نے کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ اس لیے بڑھایا کیونکہ ہم نے امپورٹ کی. تو آپ تو پاکستان کے بیسٹ معاشی سائنٹسٹ تھے, آپ نے پاکستان کی امپورٹ انکریز کر دی, ہم نے ڈالر کے تھرو اس کے لیے پے کیا, اور پاکستان کی ایکسپورٹس کو زیرو رکھا. آپ کی کس قسم کی معاشی پالیسی ہے جو اتنے زیادہ قرضے لیتی ہے ان ڈالرز, پیمنٹ کرتی ہے ان ڈالرز, اور پھر پاکستان کی ایکسپورٹ کو بڑھاتے نہیں ہیں؟ اچھا مجھے ایک بات بتائیے, حکومت میں پاکستان کی ایکسپورٹس 25 سے 23 ارب کے اوپر چلی گئی تھی. تو دیکھیں, سابقہ حکومت پر یعنی جو نواز شریف کی حکومت تھی اس پر 3 بڑے الزام لگائے جاتے ہیں. پہلا الزام یہ کہ انہوں نے حد سے زیادہ بیرونی قرضے لیے. دوسرا الزام کہ ٹریڈ ڈیفیسٹ بہت بڑھا دیا, یعنی تجارتی خسارہ. اور تیسرا الزام یہ کہ انہوں نے اپنے دور میں ایکسپورٹ نہیں بڑھائی. بقول حکمران جماعت یہ تینوں بہت بڑے بلنڈر تھے. یہ وہ غلطیاں تھی جس کی وجہ سے آج مہنگائی ہے یا معیشت کا برا حال ہے. حکومت یعنی جو آج کی حکومت ہے یہ سابقہ حکومت کو ان الزامات کے تحت چارج شیٹ کرتی ہے. اب سوال یہ کہ ان کے زمانے میں تجارتی خسارہ زیادہ تھا, ایکسپورٹ بقول آپ کے زیرو تھی, بیرونی قرضے بہت زیادہ تھے, نوٹ چھاپے جا رہے تھے, تو اس وقت اکانومی پر بحران کا سایہ تک نہیں تھا. ملک میں 16 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تھی. اگر آپ کو یاد ہو, کارخانے چلانے کے لیے بجلی نہیں تھی تو انہوں نے قرضے لے کر کارخانے چلائے, بجلی پیدا کی, پھر کارخانے چلائے. جب ایکسپورٹ کا وقت آیا تو لوگ دھرنے دینے نکل پڑے. جب کاروبار ٹھیک کرنے کا وقت آیا تو ملک میں سیاسی ابتری شروع ہوئی, تو وہاں سے معیشت کی نوز ڈاؤن ہونی شروع ہوئی. تو کوئی مانے یا نہ مانے, سابقہ دور حکومت میں جو حالات تھے ان کا آج کے حالات سے تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے. وہ تو ورسٹ حالات تھے, بدترین لوڈ شیڈنگ, ٹارگٹ کلنگ, خود کش دھماکے, بھتہ مافیا, انتہا پسندی اور پتہ نہیں کون کون سے مانسٹر تھے. تو لوگ بھولے نہیں ہوں گے. ان حالات میں بھی عام آدمی کی حالت آج سے کہیں بہتر تھی. آج حالات آئیڈیل ہے. تجارتی خسارہ اس دور میں زیادہ تھا تو آج کم ہے. آج لوڈ شیڈنگ بھی نہیں ہے, ٹارگٹ کلنگ, بھتہ مافیا, دہشت گردوں کا صفایا ہو چکا ہے. تو آج حکومت کے لیے حالات انتہائی سازگار ہیں. آج ادارے بھی ایک پیج پر ہیں, آج کارخانے بھی چل رہے ہیں, لوڈ شیڈنگ نہیں ہے. تو سوال آج کے حوالے سے پوچھا جانا چاہیے نا کہ آج کیوں ایکسپورٹ نہیں بڑھ رہی, آج مہنگائی کیوں ہوئی ہے. کیا بجلی اور گیس وہ اتنی مہنگی کر دی گئی ہے کہ لوگ لوڈ شیڈنگ ختم ہونے کے باوجود عالمی مارکیٹ کا مقابلہ نہیں کر پا رہے؟ تو اگر کسی نے کمپیریزن کرنا ہے اکانومی کو تو کل کے اور آج کے حالات کو مد نظر رکھ کے کریں. آگے بڑھتے ہیں اور اس سوال بھی اٹھایا جا رہا ہے کہ خاص اب میڈیا سے کیوں ناراض ہیں, سوشل میڈیا قوانین بنائے جا رہے ہیں, میڈیا پہ بھی تنقید کی جا رہی ہے. کل خان صاحب بھی میڈیا سے بڑے خوش تھے, تو آج ناراضگی کیوں ہے؟ تو محمد سرفراز اس سوال کا جواب دے رہی ہے, ان کا جواب دیکھتے ہیں, پھر اس کے بعد میں اس سے تجزیہ دوں گا. ناظرین, پرائم منسٹر میڈیا کے حوالے سے کیونکہ میں بار بار وہی بات کر رہا ہوں, خفا دکھائی دیتے ہیں, خوش نہیں ہیں. کافی زیادہ ریسنٹ خاص طور پہ پچھلے 1-1.5 مہینے کے اندر جو ان کے بیانات آئے ہیں اس میں بار بار میڈیا سے ناراضگی کا اظہار کرتے رہے ہیں. آج بھی اپنی تقریر کے اندر انہوں نے کچھ اس طرح کی ہی بات کہی. کیا کچھ کہہ چکے ہیں اب تک میڈیا کے حوالے سے؟ آپ ذرا سنیے, پھر میں آگے چلتا ہوں. سنیے ذرا. First thing you do is do not read the newspapers. Whatever happens, do not watch the evening chat shows. میڈیا پہ پیسہ چل رہا ہے. یہ ایسے نہیں ہے کہ ہر روز شام کو وہ ایک سے شروع ہوتا ہے اور وہ سارے شروع ہو جاتے ہیں. ایک چیز لیتے جی ملک تباہ ہو گئے, مارے گئے, برباد ہو گئے. یہ اچھا جی وہ اچھا جی بتائیں مہنگائی ہے, وہ کہتا ہے جی ہاں مہنگائی ہے. کدھر ہے جی نیا پاکستان؟
ये पूरी प्लानिंग से हो रही है। शाम को मीडिया पे आपने जो मर्जी कहना इमरान खान के मुतालिक, इज्जत वो देने वाला है। कोई इंसान आपकी इज्जत नहीं ले सकता, कोई आपको जलील नहीं कर सकता, ये भी इंसान को आजादी दे देता है। तो उन्होंने कहा मीडिया के कोई फर्क नहीं पड़ता, मीडिया के ऊपर कोई भी तनकीद हो। मेमल साहब, ये खान साहब काफी नाराज लगते हैं मीडिया से। मीडिया वो समझते हैं कि अब तो बेशक आपने जो मर्जी बोलना है बोलें, लेकिन मेरी इज्जत को कोई हर्ज नहीं हो सकता, चाहे आप लोग जो जितनी मर्जी तनकीद करें। देखिए मंसूर, मैं समझती हूँ कि जो खान साहब मीडिया के ऊपर तनकीद करते हैं ना, ये एक्चुअली फेयर नहीं है। और खान साहब को याद होगा जब वो खुद अपोजिशन के अंदर थे तो नून लीग के साथ, खासतौर पे पोस्ट पैनामा उनके साथ क्या हुआ, खान साहब के धरने के दौरान नून लीग के साथ मीडिया के ऊपर क्या हुआ, और फिर पीपल्स पार्टी का दौर तो वो बिल्कुल ही भूल गए मुझे लगता है। लेकिन यहाँ पे मेरा क्वेश्चन, आपने बिल्कुल बात थी कि धरने के दौरान मीडिया के ऊपर नून लीग के साथ क्या हुआ, दैट्स व्हाट यू सेड, राइट? नहीं, जो गवर्नमेंट यानी कि वही बात है जो सिटिंग मौजूदा सिटिंग, एब्सोल्युटली एग्री। मैं दैट्स माय क्वेश्चन कि जब उस वक्त सब कुछ गलत था तो फिर आज इमरान खान साहब के साथ अगर जो कुछ हो रहा है तो वो भी गलत नहीं है क्या? नहीं, देखिए मैं ये कह रही हूँ कि कवरेज है ना, ऑपोजिशन पार्टीज को कवरेज मिलती है। अच्छा, खान साहब के साथ आज क्या हो रहा है मंसूर, मुझे सिर्फ आप ये बता दें। मीडिया के अंदर उनकी अगर इकोनॉमिक पॉलिसीज के ऊपर क्रिटिसिज्म हो रहा है तो वो किसी वजह से हो रहा है ना। 14.5% इस वक्त इन्फ्लेशन है, 25% इस वक्त जो फूड इन्फ्लेशन है, ठीक है, आपकी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बंद हो रही है, आपकी मैन्युफैक्चरिंग बंद हो रही है। देखिए, खान साहब को असल में गलत फहमी है, बल्कि पूरी हुकूमत को। तो खान साहब को जो गलत फहमी है वो ये है कि मीडिया ने उनका इसलिए साथ दिया था कि वो बहुत पॉपुलर लीडर थे, या मीडिया उन्हें बहुत पसंद करता था। जबकि हकीकत ये कि मीडिया हमेशा हुकूमतों का नाकद होता है और अपोजिशन ये काम बखूबी करती है। अपोजिशन के पास करने को भी कुछ नहीं होता, तो उनके लिए आवाम को अपना नुक्ता नज़र समझाने और राब्ते का सबसे मौसर जरिया मीडिया होता है। तो जब खान साहब अपोजिशन में थे तो हमेशा उनको मीडिया कवरेज देता था। तो खान साहब ने करना तो कुछ था नहीं, अपोजिशन करने में वो प्लेटफॉर्म मिला मीडिया का, वहां बैठे और हुकूमत के जो भी मामला थे उनके ऊपर डिस्कस करते थे। तो आज वो हुकूमत में है और अपोजिशन का रोल उनके सियासी मुखालफिन को मिल चुका है जो कल हुकूमत में थे। तो पोजीशन बदली है, यानी जो आज इख्तियार में थे वो अपोजिशन में है, जो कल अपोजिशन में थे वो आज इख्तियार में। तो उनकी पोजीशन बदली है, मीडिया की पोजीशन नहीं बदली, ना मीडिया का किरदार बदला है, मीडिया का किरदार वही है। वैसे भी जो लोग हुकूमत में आते हैं तो उनका रवैया वो नहीं होता जो अपोजिशन में उनका होता है। कल मुस्लिम नून जब इख्तियार में थी या पीपल पार्टी वाले थे, हुकूमत में थे, वो भी मीडिया को पसंद नहीं करते थे क्योंकि मीडिया तनकीद करता था। मुशर्रफ साहब ने टीवी और इश्तहारात बंद करने की कोशिश की, जरदारी साहब ने भी 1-2 मीडिया ऑफिस का बाइकाट कर रखा था, नवाज शरीफ भी मीडिया के बड़े हिस्से को घास नहीं डालते थे। आज खान साहब उसी पोजीशन पर है। फर्क सिर्फ ये है कि आज हुकूमत की अपनी कारकर्दगी ऐसी है कि तनकीद का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो जरदारी साहब या नवाज शरीफ ने मीडिया की तनकीद किसी हद तक बर्दाश्त की, लेकिन खान साहब का हौसला नहीं पड़ रहा, वो तनकीद सुनने में दिलचस्पी नहीं रखते। यहाँ पे लेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब आएंगे और भी हम मौजूद आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ होंगे। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्लाफिर में खार काज़ी। ब्रेक के बाद हाजिर खिदमत है, आगे बढ़ते हैं। पीपल पार्टी ने मार्च में मार्च करने का ऐलान कर दिया है। पार्टी क़यादत के मुताबिक पीपल पार्टी का आगाज पंजाब से करेगी। बिलावल भुट्टो के नैब के सामने आज पेशी हुई और इस पेशी पर जियाले शदीद गुस्से में दिखाई दी। खुद बिलावल भुट्टो ने अपनी पेशी के हवाले से हुकूमत पर इल्जाम आयद किया कि वो जब भी हुकूमत की कारकर्दगी में सवाल उठाते हैं तो उनको नैब में तलबी का नोटिस आ जाता है। पीपल पार्टी की क़यादत का ख्याल ही है कि उन्हें इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। बिलावल की पेशी से कबल ये अफवाहें ज़ेर गर्दिश रही कि उन्हें नैब गिरफ्तार कर सकती है, लेकिन नैब ने उन्हें महज 20 सवालों पर मुश्तमिल सवालनामा देने पर इक्तफा किया और बाज़ मामला पर उनसे पूछताछ की। नैब में पेशी के बाद बिलावल ने मीडिया से बात की, लेकिन उससे पहले पीपल पार्टी के रहनुमाओं ने मार्च में मार्च करने के हवाले से जो कुछ कहा वो देखते हैं। बिलावल साहब ने ऐलान किया है, जिसके लिए आज का नोटिस मिला है कि मार्च के अंदर मार्च होगा। मैं बतौर जनरल सेक्रेटरी पंजाब यहाँ पे कहना चाह रहा हूँ कि मार्च के अंदर मार्च होगा और पंजाब से शुरू होगा। कोई गिरफ्तार नहीं करेगा किसी के माई बिलाल में ऐसी। ये हुकूमत की नाकामियों से निकलने के लिए इस वक्त जो मुआशी बहरान बढ़ता जा रहा है, इंतजामी बहरान बढ़ता जा रहा है, इनकी जमात के अंदर जो क्रैक्स पड़ रहे हैं, इनके जो इत्तेहादी हैं, इत्तेहादी इनको छोड़ रहे हैं। अब इस हुकूमत का जाना ठहर गया है। इन्होंने
फाशिस्ट हथकंडे ही इस्तेमाल करने हैं। इनके पास और कोई रास्ता नहीं है। ये तशद्दुद का रास्ता इख्तियार करेंगे, ये अदालतों में जैली केस डालेंगे। आज आप सोशल मीडिया बंद करना चाहते हैं, जो आपका सबसे बड़ा हथियार है। तो सोशल मीडिया को कंट्रोल करने के लिए पहले अपना जो गाली गलौज ब्रिगेड है उसको कंट्रोल करो खान साहब। पेशी भी से पीपल्स पार्टी घबराती नहीं, अदालतों का हमेशा एहतराम करती है और जितनी दफा अदालत में बुलाना है पूरी पीपल्स पार्टी जो इस्लामाबाद में मौजूद होती है यहाँ होगी। जहाँ भी बुलाना है हम मौजूद होंगे। रेकॉर्डिक से आप अपना क्या बोला इन्होंने, मज़ाक़ खेज बात कर रहे हैं। रेकॉर्डिक से लाएंगे, कहते हैं सोना हम रेकॉर्डिक से लेके आएंगे और इस तरह मुआशी बहरान को हल करेंगे। तो अवाम के साथ मजाक ना करें, तहरीक का इंतजार करें। आज खान साहब को पता होना चाहिए 5.6 बिलियन डॉलर्स का जुर्माना है रेकॉर्डिक में। जब उन्हें सोना मिलेगा ये नई ट्रक की बत्ती अवाम को ना दिखाएं। तो पीपल पार्टी ने पंजाब से मार्च शुरू करने का ऐलान किया है। तो सवाल ये कि पंजाब में तो पीपल पार्टी का अमली तौर पर कोई बड़ा वजूद नहीं है। पंजाब में पीपल पार्टी ना होने के बराबर है और पंजाब में ना ही उनके पास सीट पावर है, ना ही अरकान असम्बली की कोई ऐसी तादाद है जिससे वो तहरीक शुरू करे। तो पंजाब से तहरीक शुरू करने का मकसद क्या है? असूली तौर पर तो जहाँ पीपल पार्टी मजबूत है वो सिंध है, वो उनका होम टाउन है। अगर वहाँ से मार्च शुरू करने का ऐलान किया जाता तो फिर मेरा ख्याल है उसे संजीदगी से लिया जा सकता था। लेकिन पंजाब में पीपल पार्टी के पास ज़्यादा ताकत नहीं है। पीपल पार्टी पहले भी हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने के मुख्तलिफ ऐलान कर चुकी है, लेकिन अमली तौर पर अब तक इसका कोई मुजाहरा देखने में नहीं आया। तो लगता ये है कि मार्च में मार्च की धमकी सिर्फ बिलावल की मुमकिना गिरफ्तारी के हवाले से दी गई थी। न्याय में पेशी के बाद बिलावल भुट्टो ने भी अपने ख्यालात का इजहार किया और उन्होंने बताया कि न्याय ने उन्हें क्यों बुलाया था। जिस एक्यूजेशन में बुलाया जा रहा है, इनको पता है कि मैं ना कभी किसी बिजनेस एक्टिविटी में एक्टिवली इन्वॉल्व था, किसी डे टू डे अफेयर्स में इन्वॉल्व था। और अगर मैं इन्वॉल्व भी होता, जो कि मैं नहीं था, लेकिन अगर मैं इन्वॉल्व भी होता, जो एक प्राइवेट ट्रांजैक्शन होता है कंपनी जी के दरमियान और कंपनी बी के दरमियान, जो प्राइवेट ट्रांजैक्शन होता है जिसमें ना हुकूमत का ज़मीन है ना हुकूमत का पैसा है, उसमें ना आपका क्या ताल्लुक होता है। मैं इमरान खान साहब को कहना चाहूँगा कि बीवेयर द आइज ऑफ मार्च इमरान खान। हम आपका PTIMF बजट को, आपका PTIMF बजट को नहीं मानते हैं। इस मुल्क के अवाम इस PTIMF बजट को नहीं मानते हैं। हम इस PTIMF बजट को फाड़ के उड़ा देंगे। अगर मुझे गिरफ्तार किया जाता है, जो कि गैर कानूनी है, इलीगल है, लेकिन इस हुकूमत जो है वो कुछ भी कर सकते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन जानते हैं कि जद्दोजहद कैसे होते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन जानते हैं कि हम गरीब अवाम के मुआशी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ कैसे करते हैं। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन के लिए आसफा भुट्टो जरदारी मौजूद होगी। अगर मैं गिरफ्तार होता है तो फिर मेरा आवाज़ आसफा भुट्टो जरदारी होगी। लगता है कि पीपल पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो को खदशा है कि नैब उन्हें गिरफ्तार कर सकती है। उनकी गिरफ्तारी का मकसद उनकी आवाज़ को खामोश कराना है या फिर उन्हें खामोश कराना है। अगर वो इस तरह हुकूमत पर तनकीद करते रहे तो उनको टफ टाइम मिल सकता है। पीपल पार्टी हुक्मरान जमात में एक रोज कबल पार्लियामेंट के अंदर शदीद किस्म की लड़ाई हुई और जरदारी साहब को 10% कहने पर शदीद हंगामा रही। पीपल पार्टी के बाद रहनुमा PTI के वज़रा के खिलाफ नाजेबा जुबान इस्तेमाल की। अब कल असम्बली का ज्वाइंट सेशन होगा जिससे तुर्क सदर रजब तैयब अर्दगान भी खिताब करने वाले। जुमे को सेशन होगा तो सेशन में हंगामा रही और बदमज़गी से बचने की कोशिश करने की हुकूमत की तरफ से कोई कोशिश भी नजर नहीं आती। तो जिस तरह का माहौल आज देखने में आया, यानी शहजाद अकबर साहब भी आए और उन्होंने भी आके माहौल को ठंडा करने की बजाय गर्म करने की कोशिश की। कैसे करें? आप इतने अनटचेबल हैं कि आपको किसी इदारे में बुला के आपसे सवाल ना किया जाए। और उस पर सबसे जो इंटरेस्टिंग चीज़ है जो मुझे पता चली है कि बिलावल साहब को जो आज दोबारा बुलाया, पहली तो बात है आपको 2-3 दफ़ा जाना पड़ता है, आपके क्वेश्चंस होते हैं जो आप आंसर्स देते हैं, उनकी वेरिफिकेशन होती है और फिर आपको बुलाया जाता है। लास्ट टाइम जब ये आए थे तो उन्होंने फरमाया था कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग्स में ये शामिल नहीं हुए और ये उस वक्त तो बल्कि जिस वक्त का आप सवाल मुझसे कर रहे हैं मैं पाकिस्तान से बाहर था। उसके बाद जब उसकी तस्दीक की गई तो कागजात से पता चला ना सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग के ऊपर आपके दस्तखत मौजूद थे, बल्कि आपने ये भी जो फरमाया तहकीकाती इदारों के सामने कि आप मुल्क से बाहर थे, IBMS डेटा के तहत साबित हुआ कि आप तो उस वक्त मुल्क के अंदर मौजूद थे।
تو آپ نے سفید جھوٹ بولا اور اس جھوٹ کے اوپر آپ کو دوبارہ بلا کے آپ سے پوچھا گیا. آج بھی آپ سے دوبارہ ڈاکومنٹس مانگے گئے ہیں, فردر چیزیں مانگی گئی ہیں. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو بہت زیادہ ڈیل دی جا رہی ہے نیب کی طرف سے. اگر یہ جھوٹ بول رہے ہیں, ایک عام شخص اگر ایک تحقیقاتی ادارے کے سامنے, یہ تو نیب ہے, پولیس کے سامنے جھوٹ بولے تو اس کو فوراً اٹھا کے جیل میں بند کر دیا جاتا ہے. یہ تو نہ صرف وہاں جھوٹ بولتے ہیں, باہر آ کے جھوٹ بولتے ہیں کہ میں معصوم بچہ ہوں. اور دوسری بات یہ 7 سال جب کمپنی انکارپوریٹ ہوئی تھی آپ 7 سال کے تھے. حضور آپ جس وقت یہ سارا دھندا چل رہا تھا اس وقت 2011 کی بات ہے, 12 کی بات ہے. آپ 7 سال کے نہیں تھے, آپ کافی بالغ ہو چکے تھے. اور اس کیس میں جو آپ نے پبلک آفس ہولڈر کی بات کی ہے کہ میں تو پرائیویٹ سٹیزن تھا, میں تو حکم میں نہیں تھا, تو دوسرا یہ دیکھ لیجئے کہ اس کیس کے اندر آپ کے ساتھ کو ایکیوزڈ کون ہیں, آپ کے والد اور آپ کی پھوپھی, وہ بھی ڈائریکٹر ہیں زرداری گروپ کمپنی کے اندر. تو حضور اس لیے آپ کو بلایا تھا. اگر آپ کے نے کوئی جرم نہیں کیا, کوئی بات نہیں ہے, عدالتیں بھی موجود ہیں, اور اس کے بعد تحقیقاتی اداروں کو اگر آپ تمام چیزیں پرووائڈ کر دیں گے, وہ تفتیش کر کے اگر یہ کہہ دیتے ہیں آپ کو بے گناہی کا سرٹیفکیٹ, آپ کا وہ چلان بھی خارج ہو سکتا ہے, تفتیش بھی ختم ہو سکتی ہے, اس کے لیے تفتیش کا حصہ بننا پڑتا ہے. آپ کی طبیعت پہ اتنا گراں گزرتا ہے کہ اگر آپ کو بلا لیا جا تو آپ بھی اس ملک کے شہری ہیں جس طرح باقی شہری. اس پورے ماحول کو دیکھتے ہوئے کیا اس بات کی توقع کی جا سکتی ہے کہ جوائنٹ سیشن ماحول پرامن رہے گا؟ تاہم اس بات کی امید کی جا سکتی ہے کہ غیر ملکی مہمان کی آمد کے موقع پر سیاسی جماعتیں پوائنٹ سکورنگ سے گریز کریں گی اور دنیا کو ایک اچھا پیغام دیں گی. آج کے لیے اتنا ہی. کل پھر حاضر ہوں گے مزید خبروں, تبصروں, تجزیوں کے ساتھ. پرانا خلاف رائے سے افتخار کاظمی کو اجازت دیں. اپنا بہت بہت خیال رکھیے.